हेलो एवरीवन, ज्योति दिस साइड वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई भी लॉ का पॉइंट नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बल्कि मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन जो है वो कैसे करनी चाहिए। एक ऑल ओवर स्ट्रैटेजी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमें कैसी लेनी चाहिए। देखिए, वैकेंसीज जो होती हैं, अभी तो अगर मैं अगर करंट सिनारियो की बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हैं। अलग अलग स्टेट्स के जो है वो आउट हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक स्टेट पे फोकस रखते हैं लेकिन बाकी स्टेट्स को भी वो जाने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ये वही कर पाते हैं जिन्होंने एक स्टैंडर्ड लेवल पर पढ़ाई करी हो, प्लस उन्होंने एक लेवल ऑफ पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी हो। तो देखिए, ऑल दीज आर दी एग्ज़ाम्स, ये गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कंपटीशन बहुत हाई है। देन ऑब्वियसली इनकी प्रिपरेशन जो है वो लास्ट ओवरनाइट जो प्रिपरेशन होती है वो काम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एलएलबी के एग्ज़ाम की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है, आपका सीआरपीसी का एग्ज़ाम है, मालूम पड़ा 6 दिन बाद सीपीसी का एग्ज़ाम है, मालूम पड़ा 4 दिन बाद लिमिटेशन एक्ट का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपको डेज मिल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। डेज भी मिल रहे हैं, दिन भी अलग अलग, डेज भी मिल रहे हैं। लेकिन वही अगर हम जुडिशरी के एग्ज़ाम की बात करें तो 2 घंटे में 18 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। और जो एक्चुअली में आपका करियर, मतलब आपकी जो आगे की लाइफ कैसी होगी, उस पर भी उसको वो डिटरमाइन करते हैं। वो 2 घंटे, या मेंस में हम जब जाते हैं वहाँ पे फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो ऑल दीज एग्ज़ाम्स नीड दी करेक्ट स्ट्रैटेजी, और उन स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, वन गो में इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट स्ट्रैटेजी के साथ काम नहीं करते, आप हैजर्ड वे में रहते हैं और गड़बड़ करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उनका अटेम्प्ट जो है वो रह जाता है। तो एक करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इन एग्जाम्स को अप्रोच करने के लिए, ऑल दोज पॉइंट्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दूं जो जिनको नहीं पता है कि इन एग्ज़ाम्स में क्या होता है। 3 स्टेजेस होती हैं, एक प्रीलिम्स, एक मेंस, एक इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वो अपना ऑब्जेक्टिव होता है, और वही अगर मैं मेंस की बात करूं तो ये सब्जेक्टिव होता है। जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकाल लेते हैं फिर उनका इंटरव्यू होता है। ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग होता है। कहीं पर, अब जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो वहाँ पे 300 मार्क्स का प्रीलिम्स आता है, और वही अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 100 मार्क्स का ही आरजेएस आता है। तो वो अलग अलग हैं, लेकिन ये स्टैटिक है कि ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, और फिर ये आपका इंटरव्यू होता है, जो हाई कोर्ट के जजेस और जो कमीशन होता है उनका एक पैनल बैठता है और वो आपका इंटरव्यू देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रिपरेशन में मैं आपके साथ इस वीडियो में जो डिस्कस कर रही हूँ, एक ऑल ओवर स्टैंडर्ड लेवल की प्रिपरेशन डिस्कस कर रही हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक स्टेट प्रिपरेशन, आरजेएस हुआ, यूपी हुआ, एमपी हुआ, है ना, कहीं की भी स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप जो है एक ही टाइम पर सारे स्टेट्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, एंड यू डू नॉट नीड टू स्टिक विद वन स्टेट। प्लीज टेक माय वर्ड्स। एक बात बताइए, जब हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं तो फिर हम किसी एक स्टेट पे ही क्यों फोकस करें। अगर मैं 2022 की ही बात करूं तो इस साल कितने स्टेट्स में आए, गुजरात की वैकेंसीज आई थी इस साल, आपकी बिहार में आई, बिहार की आई थी, है ना, आरजेएस आया था, और डीजेएस भी आया था, और अभी फिर यूपी भी 2022 में ही आ गया। अगर मैं सारी वैकेंसीज की बात करूँ ना तो अराउंड ये 900 टू 1000 के बीच की ये वैकेंसीज पड़ रही, इतनी सारी वैकेंसीज निकली थी। और अगर मैं किसी एक स्टेट की बात करूँ, अगर मैं सिर्फ आरजेएस की ही बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 120 टू 150 के बीच की वैकेंसीज, है ना। इज इट नॉट बेटर टू compete फॉर 1000 वैकेंसीज देन टू compete फॉर ओनली 120 वैकेंसी, है ना। तो वी शुड नॉट क्लोज आर डोर्स फॉर नो रीज़न। क्या रीज़न है डोर क्लोज करने का? कोई रीज़न नहीं है। इट्स जस्ट अ माइंड सेट कि हमें सिर्फ इसी स्टेट का एग्ज़ाम देना है। तो आप ऐसा मत करिए, आप एक स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं। अब करना क्या होता है, देखिए, ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है ना, चाहे फिर वो डीजेस हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, किसी में कुछ आएगा, किसी में कुछ नहीं आएगा। देखिए, हमें किस पे फोकस करना है, बैरक पे तो फोकस करना ही करना है। देन आपके कुछ नोट्स होने चाहिए जो कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आपने लॉ को कॉन्सेप्चुअली समझा हो, चाहे आपने रेफरेंस बुक लेके पढ़ा हो या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन लॉ को कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट। टॉपिक शुड बी क्लियर्ड कॉन्सेप्चुअली।
तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रही हूँ कि आपके एक कॉन्सेप्चुअल नोट्स होने चाहिए जो आपको पढ़ने होंगे। देन यू हैव टू टेक अ कमांड ऑन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। कई स्टेट्स में प्रीलिम्स में ही लैंग्वेज पूछ ली जाती है, जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो 30 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन आता है। वही अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो वहाँ पे मेंस में आता है हिंदी और इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन होता है वो मेंस में आता है। तो कहीं मेंस में आता है, कहीं प्रीलिम्स में आता है, बट आपको इस पर काम तो करना ही पड़ेगा। देन हिंदी और इंग्लिश के ऐसे हर स्टेट में आते हैं, हर स्टेट में आते हैं, मेंस में आते हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश के ऐसे का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा। देन प्रेसी राइटिंग, कुछ स्टेट्स में प्रेसी राइटिंग भी आती है। प्रेसी राइटिंग मतलब कि आपको मालूम पड़ा 2 पेज का एक कॉम्पोजिशन दिया है और आपको उसे कुछ वर्ड्स में ही लिखना है, यानी आपको उस 2 पेज को सारी बातें आनी चाहिए लेकिन आपको कंसाइज वे में लिखना है। ठीक है, मतलब कम पॉइंट्स, कम लाइन्स में, कम शब्दों में आपको अपनी पूरी बात कहनी है, उसको कहते हैं हम प्रेसी राइटिंग। तो इसको भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मेंस में बहुत सारे स्टेट्स में आता है, तो वो भी हमको करना पड़ता है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। देन करंट अफेयर्स, हर में बहुत सारे स्टेट्स में आता है। करंट अफेयर्स जो भी रोज में हो रहा है हमें उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। देन जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ में आपका आ जाता है, ये यूपी कवर करता है और उत्तराखंड कवर करता है, कुछ स्टेट्स करता है, बिहार में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये सारे एरियाज जो होते हैं वो जीएस यानी जनरल स्टडीज़ में कवर अप होते हैं। इन डेप्थ में हमें नहीं पढ़ना है कि पूरा इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिवली हमको पढ़ना है। ओवरऑल हमें ऊपर ऊपर की नॉलेज होनी ज़रूरी है। देन स्टैटिक जीके लाइक कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में है ना। तो ये होगी स्टैटिक जीके जो कभी भी चेंज नहीं होगी, जो ऐसी की ऐसी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन थी, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। तो ये इसको कहते हैं हम स्टैटिक जीके। अगर आप, अच्छा अब लॉ और ये जो है, अगर मैं ये और इसकी बात करूं, भाई देखिए ये तो आपके प्रीलिम्स में भी जाएगा और ये आपके मेंस में भी जाएगा, है ना। तो ये तो पोर्शन हमें करना ही करना है। लेकिन अगर मैं इन एरियाज को भी थोड़ा बहुत काम करूं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आप नहीं अच्छे आए तो आप कुछ बुक्स ले सकते हो, 10th की 12th की बुक्स लोगे आप तो आपको कवर अप हो जाएगा। ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स लीजिए, एक हफ्ता 5 दिन आप उसमें रिसर्च करिए, 6th डे पर आप उसी टॉपिक पर लिखिए, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आप अपने वर्ड्स में लिखिए। आपकी रिसर्च काम पार्ट भी हो गया और आपका राइटिंग पार्ट भी हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं इसको। या अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो आप उनको बोलिए, दे विल गिव यू द टॉपिक एंड यू नीड टू रिसर्च ऑन इट, और आप उसको लिखो उसमें, फिर दे विल टेल यू कि हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज को तो आपको, ऐसे को तो आपको करना ही करना है। प्रेसी राइटिंग तो हम खुद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसलेशन, अगर आपकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है, आप हिंदी का न्यूज़पेपर उठाइए इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाइए उसे हिंदी में कन्वर्ट करिए। अगर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो फिर आप गलत हैं, कुछ चीज़ें हमको खुद करनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। किसी और के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करोगे, बनोगे तो आप जज बनोगे, है ना। बाकी लोग तो आपको सिर्फ क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपके हार्ड वर्क के लिए। तो ट्रांसलेशन का तरीका यही है कि आप कोई भी पैराग्राफ आपको मिलता है आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, और इंग्लिश का मिलता है तो उसको हिंदी में करिए। और इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल भी आते हैं और टफ भी होता है, तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। करंट अफेयर्स आप कोई मैगजीन लगा सकते हैं, ठीक है, मैगजीन हमारी ज्योति जुडिशरी की भी मैगजीन, आप उसको भी लगा सकते हैं। बाकी आपको मार्केट में भी बहुत सारे मिलेंगी, प्रतियोगिता दर्पण आती है, ठीक है, आप इन मैगजीन को लीजिए, हर महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, रीड करिए एवरीडे। देन जनरल स्टडीज़, ये एक ऐसा पोर्शन है, इसके लिए आप या तो कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए या फिर लूसेंट की बुक आती है, उपकार की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ भी आप कवर अप उसी बुक से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं वैसे। और स्टैटिक जीके, इसकी भी ये इसमें आपका स्टैटिक जीके भी कवर अप होगा लूसेंट, ठीक है। लूसेंट में आपका स्टैटिक जीके भी कवर अप। लेकिन पॉइंट इज कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, होता क्या है, बीइंग एन लॉ स्टूडेंट हम सारा फोकस क्या लगा देते हैं, पूरी जान कहाँ लगा देते हैं हम, डायरेक्ट्स में और कॉन्सेप्ट में, मतलब लॉ पे ही हम फोकस रखते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इन एरियाज को छोड़ देते हैं, या हम उनको कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, वी विल सी इट लेटर, एंड दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड।
अब इनको आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन बाँट सकते हो। लेट्स सपोज़ कि मैं एक दिन मैं लेट्स सपोज़ 1 हफ़्ता ग्रामर पढ़ूँगी इंग्लिश और 1 हफ़्ता मैं ऐसे राइटिंग करूँगी इंग्लिश का। फिर मैं हिंदी में आ जाऊँगी। आप 2-2 चीज़ें भी ले सकते हो भाई, हिंदी इंग्लिश ग्रामर चल रही, चलो पहले ये कवर अप कर लिया। हिंदी इंग्लिश ग्रामर को कर लिया, फिर हम ऐसे राइटिंग पर आ गए कि मैं मैंने अभी आपको बोला 4 दिन में 5 दिन में आप एक ऐसे लिखिए। क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। उन लोगों के लिए नहीं बता रही हूँ जिन्हें नोटिफ़िकेशन आने के बाद आँखें खुलती हैं। समझ रहे हो आप? तो इसको आप क्या कर सकते हो कि ऐसे आपने 4 दिन में एक बार लिखा, उस पे रिसर्च पार्ट कर रहे हो, प्रेसी राइटिंग आपने 2 दिन में एक बार कर ली, ट्रांसलेशन आपने 2-3 दिन में आपने कर ली। तो डिवाइड योर डेज़ कि मुझे मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, फ्राइडे को ये करना है, सैटरडे को ये करना है। आप डिवाइड कर लीजिए और इनको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करते रहिए। अगर आप रोज़ के एक्स्ट्रा 2 आवर्स इन चीज़ों को देंगे, जिसमें आप रोटेशन बाँध लीजिए कि ये रोटेट करेंगी, 2 आवर्स की जो मेरी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, ये मेरी रोटेट करेंगी। पर मैं डेली करूँगी या करूँगा। एवरीडे करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें क्या होती हैं, ये भी तो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। दे कवर्स अ वेरी मेजर पोर्शन। तो आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हो, और होता क्या है यूजली हम इन्हें ही अवॉइड कर देते हैं। तो डोंट डू दैट, डोंट डू दिस मिस्टेक। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एक चीज़ें हैं। अब मैं आती हूँ मेन प्रीलिम्स और मेंस में क्या आता है। देखिए प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस किस तरीके का आ जाएगा, डायरेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है, या तो डायरेक्ट वो सेक्शन नंबर पूछ लेंगे, या फिर वो आपसे पूछ लेंगे भाई सेक्शन के अंदर जो लिखा है वो क्या है ना। या फिर अमेंडमेंट पूछ लेंगे, कोई अगर रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है या पहले का भी है तो भी वो पूछ सकते हैं। या फिर वो रीसेंट जजमेंट पूछ सकते हैं, रीसेंट भी पूछ सकते हैं, पहले के भी पूछ सकते हैं, लैंडमार्क जजमेंट वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ मैक्सिम्स वो पूछ सकते हैं, और बाकी अगर बचता है कोई तो कॉन्सेप्ट। तो ये दिस 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 ऑल दिस विल बी कवर्ड बाय डायरेक्ट। डायरेक्ट का बहुत थॉरो क्या होना है, कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट। और प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, मेरे पास मेरे ही स्टूडेंट्स कहते हैं, बाकी भी कहते हैं कि भाई मैम हमको तो बैरेक्ट याद नहीं होता। अगर आप बैरेक्ट की पहली रीडिंग लगा रहे हो तो माय डियर फ्रेंड आपको वो याद नहीं होगा। ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आएगा थोड़ा थोड़ा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बैरेक्ट समझ में आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बैरेक्ट भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ रटने के लिए बैठे होगे वहाँ पे और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि लैंग्वेज समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप बैरक को पढ़ोगे, बैरक की कम से कम 4 से 5 रीडिंग आपकी नोटिफिकेशन से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। फिर जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप जाके उसको रिवाइज करोगे और वो फिर चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, वो तो हो भी पाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहली रीडिंग में आपको जो है समझ में आ जाए, तो वो नहीं आता है, वो किसी को भी नहीं आता। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। आप ये मत सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है और बाकियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, तो डोंट थिंक कि मुझे पहली रीडिंग में बैरक जो है वो समझ भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, सेक्शन नंबर भी याद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू नीड एटलीस्ट 4 रीडिंग्स, 4 to 5 रीडिंग्स, 4 to 5 रीडिंग्स। जब उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ा फेमिलियर है, उससे पहले आप जितनी बार रीड करोगे उतनी बार आपको नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, आपको सेक्शन नंबर भी याद नहीं होंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। तो आप देख लीजिए 4 से 5 रीडिंग आपको बैरेक का लगाना ज़रूरी है, एंड दैट यू कैन डू ओनली विद व्हेन योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। कॉन्सेप्ट पर मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ठीक है पीटी में कम आते हैं हर जगह पे, हर स्टेट का अलग अलग है। मैं डीजीएस की बात करूँ तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ अप्लाइड आता है। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप जो है उसको कवर अप नहीं कर सकते हो। वही अगर मैं आरजेएस की बात करूँ तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब दे आर मोर बेस्ड अपॉन द सेक्शन नंबर एंड व्हाट इज रिटन इन द सेक्शन, इस पे ज़्यादा आते हैं। लेकिन सेक्शंस की बेटर क्लियरिटी तभी आती है जब हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब मैं और भी क्यों फोकस कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। बाकी जजमेंट को करने का क्या तरीका है, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई, लाइव लॉ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बाकी आप और भी आते हैं, कानून मेनिया नहीं, केस मेनिया आता है, आप उसको भी देख सकते हो। तो आपको थोड़ा अपडेट रहना ज़रूरी है, और वैसे भी जब आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको लीगल फील्ड में क्या चल रहा है ये तो पता होना ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो भी रिसेंट चल रहे हैं उसका नॉलेज होना आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ द जजमेंट्स।
का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे मान लो कि एविडेंस एक्ट उठाया एंड आई एम रीडिंग दी रेलेवेंट फैक्ट्स, लेट्स सपोज, या लेट्स सपोज मैं एडमिशन और कन्फेशन पढ़ रही हूँ टॉपिक, तो एडमिशन कन्फेशन से रिलेटेड जितने भी मुझे लगता है कि ये जजमेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं अपने आंसर्स में कोट कर सकता हूँ या फिर ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो उनकी आप एक लिस्ट बनाइए, मेक अ लिस्ट। ऊपर लिखो एडमिशन एंड कन्फेशन हेडिंग डाला, और नीचे उसमें लेट्स सपोज आपको 5 जजमेंट ऐसे हैं जो एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड हैं। उनके आगे आपने सिर्फ 2-2 लाइनों में लिख दिया कि ये पर्टिकुलर जजमेंट किस बारे में है। तो ये लिस्ट आपकी अगर बनी रहेगी तो फिर वो लिस्ट तो याद हो जाएगी। अगर वो हैphazardly आपकी बुक में कहीं मार्क्ड हैं और आप सोच रहे हो कि वो याद हो जाएंगे, तो फिर वो याद होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो करेक्ट वे क्या होता है कि आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए अमेंडमेंट्स की, ओ सॉरी, जजमेंट्स की, और उसी लिस्ट को आपको याद करना चाहिए। वही सेम प्रोसेस आप अमेंडमेंट्स में भी कर सकते हो। यू कैन मेक अ लिस्ट हर एक सब्जेक्ट का, जैसे जैसे लेट्स सपोज सीआरपीसी आप कर रहे हो तो 2013 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, फिर 2018 में अमेंडमेंट्स हुए थे, तो आप उनका एक लिस्ट बना सकते हो, तो वो लिस्ट तो याद हो जाती है। अदरवाइज वो क्या होता है, दिमाग में कुछ है और दिमाग में कुछ नहीं है, वो फेडेड रहती हैं चीज़ें। पुख्ती करनी है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए, अगर मैं मेंस में जाऊँ ना, तो मेंस में भी सेम चीज़ें हैं। आपको बैरिक पे फोकस करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस, अमेंडमेंट और जजमेंट, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, अगर क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट जो है ना, इसको छोड़ देते हैं, दे लीव दिस, अरे जब मेंस आएगा तब देखेंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स यूज टू मेक। क्यों, वाई? देखिए, ये मेंस है, मेंस में भी वही चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स में, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्जेक्टिव हो जाता है, पेपर क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। अब सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन फिर भी पता है 98% स्टूडेंट्स को क्या रहता है, हम बचपन से सब्जेक्टिव पेपर देते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हम जुडिशरी का मेंस पेपर देने जाते हैं, और अगर हमने एडवांस में पहले से हमने प्रैक्टिस नहीं किया, तो वहाँ जाके हम फ्रीज हो जाते हैं। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ, ये होता है। फ्रीज हो जाते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है आंसर और ख़त्म कहाँ करना है आंसर, बीच में क्या लिखना है और क्या क्या पॉइंट्स इस आंसर में आने चाहिए, ये बात हमको वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में याद आती ही नहीं है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ही ऐसे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना तो मेंस नहीं निकल सकता है। मे बी आपका पीटी एक बार को निकल जाए, क्योंकि तुक्के बैठ जाते हैं वहाँ पे, लेकिन मेंस तो इसके बिना नहीं होगा। मेंस में आपको क्या एडिशनल चाहिए, आपको आंसर राइटिंग की स्किल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हो गया, है ना, आपका। फिर मैंने यहाँ पर आपको बताया था ये सारी चीज़ें, ये ना, ये हिंदी इंग्लिश का ग्रामर हो गया, ऐसे राइटिंग हो गया, प्रेसी हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। ये सब कहाँ आता है, मेंस में आता है। ये सब कहाँ आता है, मेंस में आता है। आंसर राइटिंग ऐसे, फिर आपका ये ट्रांसलेशन हो गया, प्रेसी राइटिंग हो गया, मैं लिख दे रही हूँ ऐसी, ठीक है। और कई बार तो यूपी वगैरह में तो करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज़, स्टैटिक जीके, ये सब आपका मेंस में भी आता है, पीटी में भी आता है। और डीजेएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉम्पोजिशंस भी आते हैं इंग्लिश के, है ना। बाकी तो ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग आता है ना। तो ये सारी चीज़ें एडिशनल है। फिर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझना कोई एक दिन का तो काम है नहीं, यू नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ, ठीक है। तो अब आप ये देखो, और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो इंटरव्यू में भी सेम चीज़ है। इंटरव्यू में भी वही बैरिक पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे तो जजेस ही आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और फिर इधर उधर की चीज़ें जो होती हैं, आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए, आपका जजमेंट्स पे कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, क्योंकि लॉ पोर्शन और ये सब जो हम क्लियर करके ही तो आए हैं यहाँ पर इंटरव्यू तक। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जुडिशियल एक्यूम जो होता है, वो जज जो है, वो जो पैनल होता है, वो एग्जामिन यहाँ इंटरव्यू लेवल पर होता है। बट आपका जो पोर्शन ये पीछे मेंस का है, ये पोर्शन और प्रीलिम्स और मेंस का है, वही पोर्शन आपका इंटरव्यू में भी आएगा, ठीक है। अब आपको मैं क्यों कह रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर मैं अभी यूपी पीसीएस डे के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो अभी रिसेंटली 1-1.5 हफ्ता पहले यूपी पीसीएस डे का एग्ज़ाम उन्होंने एडमिट नोटिफिकेशन निकाला, और उन्होंने कहा कि आप फॉर्म फिलअप करिए। अब एक्सपेक्टेशन क्या लगा रहे थे सबकी, मार्च और अप्रैल में पेपर होगा, लेकिन डेट कब की आ गई, अभी फरवरी की आ गई।
अब कितना टाइम बचा है, कितना टाइम है? नॉट मोर देन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स भी नहीं है। ठीक है, दिसंबर इज ऑलरेडी गॉन, जनवरी आ रहा है और फरवरी के 12 दिन, 2 महीने भी नहीं है। अब आप एक बार बताइए, नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स के बीच में लेस देन 2 मंथ्स हैं। अब एक बात बताइए, आप मुझे खुद सोच के बताइए, अगर नोटिफिकेशन आया और आपने तब डिसाइड किया कि मुझे जुडिशरी का पेपर देना है, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग ले रहे होते हैं 6 8 7 महीने से, ठीक है, लेकिन कोचिंग में फिर सिर्फ क्लासेस ही लिए, उसके आगे हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ स्टडी जीरो रखा है। आप एक बात बताओ, क्या आप इन 2 महीने में क्या आप ये जो मैंने सबसे पहला स्लाइड आपको दिखाया था, इतना सब कुछ कर पाओगे? चलो ठीक है, इतना सब कुछ हो सकता है यूपी में, इतना सब कुछ, अगर मैं यूपी का एग्जांपल लूँ तो इतना सब कुछ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं भी आती हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं आरजेएस की बात करूँ तो चलो ये और हमें यही चाहिए पीटी के लिए, तो भी आरजेएस में 18 सब्जेक्ट आते हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी, क्या ये आपने पहले से एडवांस में तो प्रिपरेशन किया नहीं है ना? और आप सोच रहे हो कि मैं करूँ, क्या आप कर पाओगे? कैन यू डू दैट? आई डोंट थिंक सो आई नीड टू इंट्रोड्यूस विद सीपीसी और सीआरपीसी, राइट? आई एम प्रिज्यूमिंग इट कि आपको ये सब, उसका लेंथ और उसका वो कितना डेप्थ में है, ये सब सबको पता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। अगर हम सीपीसी लेके बैठे तो पहली बार लेके बैठोगे तो सीपीसी करने में 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, यहाँ तो 2 महीने से भी कम है। फिर प्रीलिम्स, चलो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्या आता है? अगर मैं पहले की बात करूँ तो ये लोग 45 डेज भी दे देते हैं ना कई बार, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। आगे भी बढ़ता है, 2 महीने भी मिल जाते हैं, कई बार 3 महीने भी मिल जाते हैं, लेकिन हम उसको कह नहीं सकते ना कि 2 महीने 3 महीने मिल ही जाएंगे, हमको नहीं मिले तो 45 डेज ही हम लेके चल सकते हैं क्या? 45 डेज में आपने अगर खाली बैरिक बैरिक पढ़ के आपने पीटी निकाल लिया है फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या आप अपने कॉन्सेप्ट पर आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ट्रांसलेशंस, प्रेसी, क्या इन सब के साथ देन ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग तो मैंने लिखा भी नहीं, आई फॉरगॉट दैट, ड्राफ्टिंग, क्या आप ये सब along with अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट कर सकते हो इतने दिनों में? नहीं, नहीं कर सकते। तो होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है, हम लेट पढ़ाई शुरू करते हैं और फिर क्या करते हैं, जी जान झोंक देते हैं 1 2 महीने के लिए। कुछ बदकिस्मती होती है कि प्रीलिम्स निकल जाती है, क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद वो 45 टू 1 1.5 महीना वो और ख़राब करते हैं मेंस प्लस इसके रिजल्ट आने का, और फिर वो यहाँ पर हट जाते हैं, और फिर होता है डीमोटिवेशन कि हमने तो बहुत मेहनत की थी पर हमारा हुआ नहीं, ठीक है, और वहीं पे गलती होती। इज इट नॉट बेटर कि हम, अगर मैं ये सब 1 साल पहले से शुरू कर दूं और मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढूं, रोज थोड़ा, मेक स्ट्रैटेजी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग जुडिशरी एग्जाम्स, लेट मी टेल यू, टू क्लियर दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आप 1 साल अपनी ज़िंदगी का दे सकते हो, ठीक है, 1 साल आप पढ़ाई करो सिर्फ, और बाकी आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, वही प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हो रहा है, जब तक होगा तब तक तो पढ़ना पड़ेगा ही। अब क्या आप अपनी ज़िंदगी में इतना भी नहीं दे सकते? एवरेज लाइफ हमारी कितनी है, 70 ईयर्स होती है, 20 22 23 साल 24 साल जो है हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी, अगर मैं 25 भी कह दूँ, तो बाकी रिमेनिंग के 50 ईयर्स अगर आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो और जज बन के जीना चाहते हो, तो क्या आप 1 से 1.5 साल की आहुति नहीं दे सकते हो? आहुति भी क्या देनी है, पढ़ाई ज्ञान ही आप दे रहे हो, है ना? तो वो आहुति भी नहीं हुई, बट हाँ ठीक है, लिविंग अ लाइफ द वे आई डोंट वांट टू बी, सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई बुक्स इन वन चेयर एंड टेबल, ठीक है, तो वो एक बोरिंग सी लाइफ क्या मैं 1 1.5 साल नहीं जी सकते? बिल्कुल जी सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइस नहीं दे सकते हो देन डोंट आस्क फॉर टू लिव योर लाइफ ऑन योर टर्म्स, मतलब फिर आप अपने गोल की बात मत करो, ठीक है, तो सेक्रीफाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब चीज़ों से मैंने क्या कंक्लूड किया, इन सब चीज़ों से मैंने आपको ये बताया कि आपको एडवांस प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई आपको कहता है कि आप खाली प्रीलिम्स की पढ़ाई कर लो, मेंस को देख लेंगे, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, हो मे भी तुक्के पड़ जाते हैं कई बार, लेकिन मेंस में गड़बड़ हो जाती है।
मेंस नहीं निकलता है और आपका टाइम वो ख़राब हो जाता है। इंस्टेड कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन अट्रैक्ट कर रहा है कि मुझे देना है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ठीक है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट, मैं एक सिर्फ अटेम्प्ट दूंगा, लेट्स सी क्या होगा। लेकिन आपकी जो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि आप पूरा एक प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हेन यू आर इनटू द प्रिपरेशन, तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, अगर मान लो आपने एडवांस में शुरू कर दिया है यहाँ पर समवेयर, ठीक है, एंड यू आर समवेयर हेयर, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आ गया, दिस नोटिफिकेशन इज अट्रैक्टिंग यू कि मुझे देना है, तो गो गिव दिस पेपर इफ यू आर एलिजिबल। लेकिन आप अपनी ये जो स्ट्रैटेजी चल रही है, ये वाली जो स्ट्रैटेजी चल रही है ना, इसको डिस्टर्ब मत करो। डोंट डिस्टर्ब दिस, इसको डिस्टर्ब मत करो। इसको ऐसी की ऐसी रहने दो, नोटिफिकेशन आ रहा है, पेपर दो, एक क्या कहते हैं, आइडिया लो कि पेपर कैसा होता है, उससे आइडिया लगता है। ये एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि पीटी में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, पेपर छूट जाता है, ओएमआर शीट हमारी गलत हम फिल कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रैक्टिस भी चाहिए होता है। ठीक है, आप उसके लिए एक नोटिफिकेशन आ रहा है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दे सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि आप इस स्ट्रैटेजी को अपने प्लीज डोंट डिस्टर्ब दिस। एक सवा साल आप प्लीज बैठ के पढ़ाई करो, दिस इज द करेक्ट वे टू क्रैक द जुडिशरी इन वन अटेम्प्ट। प्लीज टेक दीज वर्ड्स एंड टेक दीज वर्ड्स सीरियसली। कई बार होता है निकल भी जाता है, बट वो कुछ का ही होता है, कुछ का ऐसा होता है कि छूट जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो उस पाथ से ही हट जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज द सेफेस्ट वे विच यू शुड फॉलो। अब देखिए, अगर मेंस में आंसर राइटिंग आती है, अब देखो मेंस में हमें क्या क्या करना होता है। वो तो पीटी में था, हमें बैरिक पे फोकस करना है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, अप्लाइड वो ऑब्जेक्टिव आता है, हमने क्लियर कर लिया। लेकिन मेंस में क्या होता है, हमें आंसर राइटिंग करनी होती है, ऐसे राइटिंग होती है। ऐसे राइटिंग मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, प्रेसी कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। अब आंसर राइटिंग में क्या इंपॉर्टेंट होता है, देखिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यूनिकनेस वेरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं, दो तरीके के आते हैं। या तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट बैरिक से आ गया क्वेश्चन, ठीक है, बैरिक से दो तरीके का आ गया, मतलब इसमें तो पूछा ही जाएगा कि पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता है। या फिर वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ गया, कॉन्सेप्चुअल यानी अप्लाइड क्वेश्चन आ गया। अप्लाइड आ गया तो अप्लाइड में तो आपको लॉ और जो कोई क्वेश्चन में फैक्ट्स है उनको आप लगा के आपको आंसर लिखना होगा। अगर बैरिक बेस्ड है तो देखिए, अब अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, इफ द क्वेश्चन केम फॉर 5 रिट्स, ठीक है, अब रिट्स के बारे में तो हर कोई वो 5 नाम लिख देगा, है ना। तो एक बात बताओ, इसमें आप स्टैंड आउट कैसे करोगे? या कोई सेक्शन ले लो आप, लेट्स सपोज आर्टिकल 14 पर आ गया, या फिर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 पर आ गया कि पुलिस वाले को दिया हुआ कन्फेशन जो है वो इनएडमिसिबल होता है। अब ये तो डायरेक्ट है ना, या तो आप ये लाइन लिख दो, तभी ये लिखेंगे तो क्या सबको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे? फर्स्ट नहीं मिलेंगे, है ना। आपको क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ हट के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप उसमें इलस्ट्रेशन दे सकते हो, आप उसमें पहले तो आप उसमें जो लिखा हुआ है वो लॉ बताइए, उस लॉ के होने का रीज़न बताइए। ठीक है, फिर अगर कोई जजमेंट है तो आप वो अगर कोई जजमेंट है तो वो आप जजमेंट भी कोट कर सकते हो। फिर आप उसमें एक एग्जांपल दीजिए। अब आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा या जिसने वो खाली 2 लाइन स्टेट कर दिए दैट द कन्फेशन गिवन बिफोर द पुलिस ऑफिसर सच कन्फेशन इज इररिलेवेंट, उसको नंबर ज़्यादा मिलेगा? आप खुद सोचिए, आप ही को मिलेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडवांस में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है और थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। और थोड़ा सा स्टैंड आउट अलग होने के लिए हमें थोड़ा सा इनोवेटिव भी होना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स को आपको खींचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा एग्जामिनर से। ठीक है, यूनिकनेस इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या फिर अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपके आंसर में क्या आ सकता है, इलस्ट्रेशन दे सकते हो आप, कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो, सेक्शन नंबर तो कोट करना ही करना है, जो की एलिमेंट्स है ऑफ सेक्शन के वो तो लिखने ही लिखने हैं। और फिर अगर कोई आपको जजमेंट या मैक्सिम आती है तो वो आप जजमेंट और मैक्सिम लिख के अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और थोड़ा सा क्या थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है और थोड़ा सा टाइम डिवोट करना पड़ता है ना। तो अब ये मैंने कुछ चीज़ें जो है लिखी हैं, वो आप प्लीज़ थिंग्स कीप इन योर माइंड। एक तो आपको राइटिंग स्पीड पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटे में आपको कम से कम
24-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। दैट टू आपके आंसर्स कैसे शुरू होने हैं, कहाँ से शुरू होने हैं, कहाँ पर ख़त्म होने चाहिए, सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके आंसर में आने चाहिए। आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन है प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का ही कंटेंट होना चाहिए। लेकिन कंटेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने फिल आउट कर दिया है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें वो सारे पॉइंट्स हो जो उसमें होने चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद स्पीड। अब वहाँ पे सोचोगे, लिखोगे, फिर पेपर पूरा ख़त्म करोगे, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आंसर राइटिंग। तो स्पीड हो गई, प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता ही दिया, एडवांस प्रिपरेशन मैंने आपको बता ही दिया, कंसिस्टेंट रिवीजन, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो रोज़ पढ़ते हो उसको डेली रिवाइज करो। रिवीजन के कई एक तरीके होते हैं। एक सिंपलेस्ट तरीका जो मैं अप्लाई करती थी वो ये कि मैं जो दिन भर पढ़ती थी वो मैं रात में सोने से पहले एक बार लेटे हुए बिना बुक्स के सिर्फ रिकॉल करती थी इन माई माइंड। तो थिंग्स विच आर इन माई माइंड दे आर कम्प्लीटली 100% इन माई माइंड। और जो चीज़ें मैंने स्किप करी हैं वही स्किप चीज़ें मैंने मॉर्निंग में देख ली। तो क्या हुआ कि मेरा टाइम भी सेव हो गया और मुझे सैटिस्फेक्शन भी मिल गया कि मुझे जो आता था वो मेरा, वो जो मैंने पढ़ा था वो मुझे कंप्लीट आता है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज इट। गिव 1 year एटलीस्ट, 1 to 1.5 year ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, आपको प्रिपरेशन याद रखिए, मेंस से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। ठीक है, वही एक करेक्ट स्ट्रैटेजी है। अगर कोई आपको इधर बोलता है प्रीलिम्स कर लो मेंस हो जाएगा, तो वो गलत है। दैट इज गलत, रॉन्ग एडवाइस। देन लास्ट मिनट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लास्ट मिनट नोट्स तभी बन सकते हैं जब आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा हो। लेट सपोज नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैंने 4 से 5 बार अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा है, रिवाइज्ड है वो। तो अब जब नोटिफिकेशन आया, जब मेरे पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना है, तो फिर मैं क्या करूँगी, एक बार अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगी एंड देन फिर मैं रिवाइज करूँगी, है ना। तो यही तो करना पड़ेगा, तभी तो जाके कवर अप होगा हमारा। तो जब मैंने नोटिफिकेशन के बाद मैंने जब पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ चीज़ें हमें जब 4-5 बार पढ़ चुके हो ना, तो हमें समझ में आएगा कि ये चीज़ जो है ना मैं हर बार भूल जाती हूँ, ये सेक्शन नंबर मुझे कभी याद ही नहीं रहता, या इस सेक्शन में ये जो टर्म है ना, ये टर्म मुझे कभी याद नहीं रहती है, जबकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कर सकती हूँ मैं, आई कैन मेक अ नोट हर सब्जेक्ट का बनाई। जैसे एविडेंस एक्ट का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैंने नोट बना लिया कि भाई मुझे सेक्शन 6 में ये याद ही नहीं रहता कि ये सेम ट्रांजेक्शन है, तो मैंने क्या किया, अपने नोट में लिख दिया सेक्शन 6 सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाने हैं। तो लास्ट के नोट्स जो कम करीबन 40-50 पेजेस के अगर आपके होंगे, तो जो आप आखिरी दिन होंगे ना एग्जाम्स के, जब 2-3 दिन रह जाएंगे आपके, सिर्फ जब 2-3 दिन रह जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं खोल सकते ना। वहाँ पे जाके आप अपने लास्ट मिनट नोट्स जो आपने 40-50 पेजेस के बनाए हैं, जिसमें आपने वो क्रंचेस लिखे हैं जिनको आप यूजली भूल जाते हो, तो उन्हें आप तब रिवाइज करोगे। एंड दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज योर एंटायर कोर्स and give your preparation with full preparation. So this is all about the strategy which I have discussed with you. If you still have any query, आप उसको comment section में पूछ सकते हो। I hope ये वीडियो आपको help करेगा और आपको एक correct path भी दिखाएगा। I tried my best to give you, and thank you so much for watching this video. If you like the video, please hit the like button and subscribe my channel, and do not forget to share this video with your friends. Thank you so much. Take care. Bye bye.